नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, न पेड न्यूज़, न फेक न्यूज़, न खबरों को तोड़ना मरोड़ना। हमारी कोशिश है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम इस कोशिश में आपका समर्थन भी चाहते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप जितनी भी मर्जी हो अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। उम्मीद है कि आप हमारी इस कोशिश को बढ़ावा ज़रूर देंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों पर एक नज़र। सरकार की आलोचना से चिढ़े मेहता हाई कोर्ट और आलोचकों पर बरसे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा, कहा दिल्ली दंगे की जांच एक तरफा। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष पर पीपीई खरीदी में रिश्वत लेने का आरोप। कश्मीर पुलिस का दावा, टाला पुलवामा जैसा हमला। हांगकांग में लागू होगा सुरक्षा कानून, अमेरिका से बढ़ेगा तनाव। और अब आज की खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब उन खबरों का विस्तार से विश्लेषण करने का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से ही आई है। ऐसा लगता है कि सरकार चारों तरफ से हो रही आलोचना से चिढ़ गई है। इसकी झलक सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मजदूरों के मसले पर सुनवाई के दौरान दिखी। सरकार की पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत जानकारियां फैलाते हैं और देश के प्रति बिल्कुल भी शिष्टाचार प्रेम नहीं दिखाते। उन्होंने कहा ये लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कभी भी ये बात स्वीकार नहीं करते कि किस तरीके से सरकार और मंत्री दिन रात लगे हुए हैं। इस दौरान कपिल सिब्बल और तुषार मेहता के बीच तीखी बहस भी हुई। मेहता ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आपने इस संकट में क्या मदद दी है, जिस पर कपिल सिब्बल ने यह कहकर उनका मुंह बंद कर दिया कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए दिए हैं और ऐसी बातें न करें क्योंकि ये एक मानवीय त्रासदी का समय है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट को निशाना बनाते हुए कहा कि वे समानांतर सरकार चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही राह पकड़ ली। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जो लोग इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे हैं वो इसकी आलोचना करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस मार्कंडेय काटजू सुप्रीम कोर्ट की निष्क्रियता को लेकर लगातार आलोचना कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल निशान लगाए हैं। जस्टिस संजय किशन कौल के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो इन 3 महीनों में सरकार की जो लानत मलामत हो रही है, हर स्तर पर आलोचना हो रही है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सही समय पर कोई दखल नहीं दिया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, न सरकार को निर्देशित किया कि वो जो खास तौर पर मजदूरों के सवाल पर कुछ ठोस कार्रवाई करता, कर सरकार ने झूठ बोला। सॉलिसिटर जनरल ने 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को गुमराह भी किया। उन्होंने वहाँ गलत बयानी की कि एक भी मजदूर सड़क पर नहीं है, सड़कें बिल्कुल अपनी जगह बंद हैं और मजदूर अपने आसानी से अपनी जगहों पर हैं। तो ये एक झूठ बोला जो बाद में खुलकर सामने आया। और इसी तरह के बार बार झूठ सॉलिसिटर जनरल वहाँ बोल रहे हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए। सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी घिरा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये जो पहली याचिका आई थी उसको टाल दिया था और फिर बहुत बाद में सुनवाई की थी, और उसको उस समय भी कोई निर्णय नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट आलोचना के घेरे में है। ये सुनवाई भी जब 20 वकीलों ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, चिट्ठी लिखी, उसके बाद उसने ये सुनवाई की है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां बन रही हैं कि आलोचना से घिरा सुप्रीम कोर्ट, आलोचना से घिरी सरकार अब अपनी डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और सॉलिसिटर जनरल की खिसियाहट बताती है कि वो किस तरह से परेशान हैं, सरकार किस तरह से परेशान है, क्योंकि चारों तरफ जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, ख़ासतौर से मज़दूरों की वापसी के सवाल को लेकर, जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका बड़ी संदेह में रही है, सवालों के घेरे में रही है, हर तरफ से उस पर अटैक हुए हैं। तो इस वजह से सरकार हिली हुई है, घबराई भी हुई है, और
चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अब और चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि और कोई फोरम में तो सरकार जवाब दे नहीं रही है, केवल सवाल कर रही है या अपनी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन ठूंसना होता है वो ठूंस देती है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां सरकार को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोर्ट में भी सॉलिसिटर जनरल की जो खिसियाहट है वो इसी की लक्षण है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ सुनवाई के दौरान कहा है, पहले उसको भी देख लेते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पूछताछ से केंद्र सरकार के इस दावे की भी पोल खुल गई कि ट्रेन का 85% किराया वो दे रही है। मेहता ने जब पूछा सुप्रीम कोर्ट ने तो मेहता ने बताया कि किराया राज्य सरकारें दे रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों से बसों और ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा, ये किराया सरकार को देना पड़ेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों की संख्या और उनके लिए किए गए इंतजामों के बारे में बताने के लिए भी कहा है। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वह मजदूरों की समस्याओं को लेकर चिंतित है और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने कहा कि मजदूरों के रजिस्ट्रेशन आने जाने की प्रक्रिया में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। मजदूरों को भेजने की समय सीमा को लेकर भी तीखी बहस हुई कोर्ट में। मेहता ने कहा कि अभी तक 91 लाख मजदूरों को ट्रेन से वापस भेजा गया है। सिब्बल ने सवाल किया कि देश में तो 4 करोड़ के आसपास ऐसे मजदूर हैं जो अपने घरों से बाहर काम कर रहे हैं। अगर इस रफ्तार से उनको भेजा गया तो 3 से 6 महीने लग जाएंगे। तो इस पर भी थोड़ा गर्मा गर्मी कोर्ट के अंदर हुई। तो आप देखिए कि सरकार ने किराए के सवाल पर भी गलत बयानी की थी, झूठ बोला था कि 85% किराया केंद्र सरकार वहन कर रही है, जबकि अब अदालत में ये सामने आया कि नहीं, वो कोई भी एक पैसा भी नहीं दे रही है और उसने पूरा का पूरा राज्य सरकारों के मत्थे मढ़ दिया है कि आप ही भुगतोगे, जो भेजेंगे वो दें या जहाँ जिस स्टेट में मजदूर जा रहे हैं वो दें। तो इस तरह से ये जो सरकार की जो पूरी हृदयहीनता है, जो असंवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है मजदूरों के मामले में और खुलकर सामने आ रही है कि वो बोलती कुछ है, करती कुछ है और कर कुछ भी नहीं रही है। मजदूरों के हित में वो एक भी कदम नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि रेलों के बारे में भी आपको पता है कि वो कहीं के निकलती हैं और कहीं पहुँच जाती हैं। 40-50 ट्रेनें अपने गंतव्य से कहीं और जाकर पहुँच गई। फिर लेट लतीफ़ी भी 9-9 दिन की हो रही है। तो केंद्र सरकार की जो असफलताएं हैं, विफलताएं हैं, इस कोरोना क्राइसिस के दौरान बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं। बिल्कुल बेपर्दा हो गई है सरकार, बेनकाब हो गई है और इस वजह से चिढ़ी हुई है। जो भी आलोचना हो रही है, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे जो न्यायिक बिरादरी है, वकील हैं, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो जो कह रहे हैं उसको लेकर वो बहुत खिसियाई हुई है, तिल मिलाई हुई है। और ये सब दिख रहा है सरकार के नज़रिए से भी, सरकार जिस तरह से अपनी बातों को रख रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब 91 लाख लोग ट्रेन से भेजे गए हैं, वो भी 1.5-2 महीने तक टाले जाने के बाद, और अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर उसने 31 मार्च को ही सही निर्देश दे दिए होते तो शायद ये ज़्यादा स्मूथली काम हुआ होता। केंद्र सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन लगाया 4 घंटे की नोटिस पर और उससे ये अफरा तफरी फैली है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए और ना ही सरकार को निर्देशित किया, और सरकार को खुली छूट मिल गई कि वो अपनी मन मर्जी से काम करे और उसका नतीजा हमारे सामने है। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश फिर दोहरा दूं कि अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी भुगतान आप ठीक समझें वो करें। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुए दंगे की जांच पर एक निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मामले की जांच एक तरफा तौर पर की जा रही है। कोर्ट ने ये सब तब कहा जब वो जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र
आसिफ इकबाल तन्हा की हिरासत के मामले में सुनवाई कर रहा था। हालांकि कोर्ट ने तन्हा को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाल में पुलिस ने पिछले 3 महीनों में दर्जनों छात्र छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते ही पिंजरा तोड़ की सदस्यों देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को भी दिल्ली में हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके पहले सफूरा, मीरान, शिफा, गुलफिशा, आसिफ आदि को गिरफ्तार किए जाने वालों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। इन सब को फरवरी की दिल्ली हिंसा की साजिश में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन वास्तव में गिरफ्तारी उन लोगों की हो रही है जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर CAA, NRC और NPR के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में किसी न किसी रूप में शामिल थे। कोर्ट की टिप्पणी भी शायद इसी ओर इशारा कर रही है। तन्हा की हिरासत मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा, केस डायरी के अध्ययन से गड़बड़ तथ्यों का पता चलता है। उन्होंने कहा कि लगता है कि जांच केवल एक तरफ लक्षित की गई है। इंस्पेक्टर लोकेश और अनिल से पूछताछ करने पर वे ये बताने में असफल रहे कि प्रतिद्वंद्वी गुट की भागीदारी के बारे में अब तक क्या जांच की गई है। तो दिल्ली पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है दिल्ली दंगों की, और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं दर्जनों की तादाद में, पिछले 3 महीनों में कहा जा रहा है कि 800 से ज़्यादा गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस ने की है, और इन सारी में FIR में गड़बड़ है। FIR पब्लिश नहीं कर रही है, FIR शेयर नहीं कर रही है। अभी जब 2 पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ताओं को, देवांगना और नताशा को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट ने तुरंत ही छूटते ही उनको ज़मानत दे दी, कहा कि इन पर तो कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन दिल्ली की जो स्पेशल ब्रांच है थोड़ी देर में एक नया केस बनाकर ले आई और फिर उनकी रिमांड मांगने लगी 14 दिन की, लेकिन कोर्ट ने केवल 2 दिन की रिमांड दी। तो इससे पता चलता है कि दिल्ली पुलिस किस ढंग से काम कर रही है। दिल्ली पुलिस टारगेट बना रही है दरअसल उन लोगों को जिन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, और पूरे देश जानता है और हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, और देश नहीं दुनिया से आवाज़ उठ रही है कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर टारगेट कर रही है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, एक पक्ष को, जो कि कोर्ट ने भी इशारा किया है, नाम नहीं लिया किसी पक्ष का, लेकिन जाहिर है कि वो मुस्लिम पक्ष पर की तरफ इशारा कर रही है। दूसरी तरफ इन गिरफ्तारियों में उन लोगों का जिक्र नहीं है, वो लोग गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं जो दूसरे पक्ष के हैं, यानी जो बीजेपी या उसके जो संगठित दूसरे संगठन उनके कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी थी उनको नहीं ले रही। दंगों में जो दूसरे धार्मिक समुदायों को लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही। जिन्होंने JNU पर हमला किया उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जामिया में जो पुलिस ने जो जालियांवाला बाग बना दिया था उसके खिलाफ कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो बहुत साफ लग रहा है कि ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से कार्यकर्ताओं को फंसाने, दबाने की एक अभियान चल रहा है, और कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन ने और भी इसको स्पष्ट कर दिया है। अगली खबर लेते हैं। PPE किट घोटाले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता द्वारा रिश्वत मांगने की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद अब एक बड़ा सियासी मुद्दा खड़ा हो गया है। इस मामले में फंसे हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ऑडियो क्लिप में स्वास्थ्य महकमे के निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता की किसी दूसरे शख्स के साथ बातचीत हो रही है, जिसमें 5 लाख रुपए देने की बात सुनी जा सकती है। बता दें कि इससे पहले गुजरात में भी फर्जी वेंटिलेटर का घोटाला हुआ था, उस पर भी घमासान मचा हुआ। इन वेंटिलेटर का उद्घाटन करने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 4 अप्रैल को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल गए थे और उन्होंने कहा था कि ये वेंटिलेटर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये वेंटिलेटर हैं ही नहीं बल्कि सिर्फ सांस लेने के उपकरण हैं। वहीं वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी के प्रमोटर्स के बीजेपी नेताओं से संबंध भी पाए गए। यहाँ तक कि मोदी को 20 लाख रुपए का सूट देने वाला भी इस कंपनी के परिवार से संबंध रखता है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसको लेकर विजय रूपाणी सरकार को जमकर घेरा और इसकी जांच कराने की मांग की। यही नहीं, इसके बाद मास्क की खरीदी में भी घोटाले की खबर आई है। तो ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए, उसको बीजेपी नेताओं ने लिटरली ले लिया है और वो इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जैसे गुजरात में अवसर तलाशे गए रिश्वतखोरी के घोटाले के, अपने भाई भतीजों को ठेका देकर और
गलत सलत खरीदी करने के लिए, और ये हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी वही करते हुए पकड़े गए हैं। दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर खरीदी हो रही है, फंड को उस यूटिलाइज़ किया जा रहा है उन खरीदियों में, और उनमें क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा होगा ये अगर सामने आए तभी पता चलेगा। लेकिन एक बहुत ही विचित्र स्थिति निर्मित हो रही है कि एक ऐसे संकट के समय जब पूरा देश तमाम तरह के संसाधन बचाने में, मरीजों की रक्षा करने में लगा रहा है, उनको मदद करने में लगा रहा है, तब हमारे सत्तारूढ़ दल के नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस तरह के घोटालों में शामिल हो रहे हैं। वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं, भाई भतीजेवाद के आरोप लग रहे हैं, और ये जो गुजरात वाला मामला है वो तो केंद्र तक जाता है, क्योंकि उसमें ICMR के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर पेश करते हैं कि किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं। हालांकि जुमला तो दिया जाता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और लोग बिना हिचक ये काम कर भी रहे हैं। और आइए अब लेते हैं आज की चौथी बड़ी खबर। भारतीय सुरक्षा बलों का दावा है कि उसने कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की योजना को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पुलवामा ज़िले में 20 किलो से ज़्यादा विस्फोटक एक कार में पाया गया, जिसे सुरक्षा बलों पर हमले के लिए प्लांट किया गया था, मगर पुलिस द्वारा सही समय पर जांच करके हमले को नाकाम कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये कार एक चेक पॉइंट की अनदेखी करके आगे बढ़ गई थी और फिर गाँव के पास मिली, जहाँ बम निरोधी दस्ते ने कार में मौजूद विस्फोटक को डिफ्यूज़ कर दिया। घाटी के पुलिस प्रमुख ने पत्रकारों को बताया कि चरमपंथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही भाग निकले, लेकिन पुलिस को समय रहते विस्फोटकों से लदी कार बरामद करने में कामयाबी मिली। बीते साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद से चरमपंथियों के खिलाफ अभियान में तेजी देखी गई है। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले की एक बस में आत्मघाती हमला मारुति सुजुकी इको गाड़ी लेकर घुस गया था और उससे हुए धमाके में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। तो एक दूसरा पुलवामा अटैक करने की कोशिश, साजिश थी या नहीं थी, ये पुलिस के इस पूरे कांड के दावे से अभी हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि इस दावे में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे गैप्स हैं। अब जैसे चेक पॉइंट को पार करके चली गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो कार कहीं गांव में मिली, उसमें RDX था। ये RDX आया कहाँ से, और इस पैमाने पर इतनी बड़ा 20 किलो RDX एक साथ मिलना, ये कैसे आ रहा था, कौन ला रहा था, ये तमाम चीज़ें हैं, ये बहुत शक पैदा करते हैं। क्योंकि जो पिछला पुलवामा अटैक हुआ था उसके बारे में बहुत सारे संदेह हैं, ख़ासतौर से DSP देविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि उनकी भी वो जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, उससे बहुत बड़ा शक पूरे पुलवामा अटैक को लेकर है कि वो हुआ था, करवाया गया था, किसने करवाया था, वगैरह वगैरह। तो ये पुलिस की कार्रवाइयाँ, सुरक्षा बलों की कार्रवाइयाँ जो कही जाती हैं, दरअसल वो कितनी सच हैं, इसको लेकर हमेशा एक संदेह बना रहता है। जब तक कि पूरी जांच ना हो जाए तब तक ये इसको एक पुलिस का दावा भर मानना चाहिए। और अगर पुलिस ने सचमुच में एक खतरा टाल दिया है तो उसे शाबाशी भी दी जानी चाहिए, उसकी वाहवाही भी करनी चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। चीन की संसद में हांगकांग के उस नए सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत केंद्रीय सरकार की सत्ता को कमज़ोर करना अपराध माना जाएगा। अब इस विधेयक को चीन के वरिष्ठ नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। इस कानून को लेकर वे लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इससे हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म हो जाएगा। नए सुरक्षा कानून के तहत चीन को हांगकांग के भीतर अपनी सुरक्षा एजेंसियों के गठन का अधिकार होगा। हांगकांग के लिए एकदम नई बात है। इस कानून के खिलाफ हांगकांग में पिछले साल से ही विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी था। इससे पहले बुधवार को हांगकांग में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई थी। उस दिन हांगकांग की संसद में एक दूसरे प्रस्तावित कानून पर बहस हो रही थी, जिसके तहत चीन के राष्ट्रगान का अनादर अपराध माना जाना था। पिछले साल एक प्रत्यर्पण कानून को लेकर भी
महीनों विरोध प्रदर्शन चले थे और हिंसा भड़क गई थी। आगे चलकर इस विरोध प्रदर्शन ने भी चीन विरोधी और लोकतंत्र समर्थक स्वरूप ले लिया था। ऐसे ही प्रदर्शनों को रोकने के लिए चीन ये कानून लेकर आया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कांग्रेस को बताया कि हांगकांग को जिस आधार पर अमेरिकी कानून के तहत विशेष सुविधाएं मिली हुई थी वो आधार अब नहीं बचा है। अब तक अमेरिका ने अपने कानून के तहत हांगकांग को एक वैश्विक और ट्रेडिंग हब का दर्जा दे रखा था। अमेरिका ने ये दर्जा तब से दे रखा था जब ये इलाका ब्रिटिश उपनिवेश था। अब इस दर्जे के खत्म होने से अमेरिका और हांगकांग के बीच अरबों डॉलर का कारोबार प्रभावित हो सकता है और भविष्य में यहाँ निवेश की राह भी और मुश्किल हो जाएगी। इससे चीन भी प्रभावित होगा क्योंकि वो हांगकांग को पूरी दुनिया के लिए कारोबारी हब के तौर पर इस्तेमाल करता था। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका चीन के विवादित सुरक्षा कानून के खिलाफ बहुत ही प्रभावी कदम उठाएगा। तो हांगकांग में जो कुछ भी चीन कर रहा है वो निश्चित रूप से एक विवाद खड़ा कर चुका है। उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव पैदा हो रहा है। हांगकांग में भी इसका ज़बरदस्त विरोध होना लाजमी है। ऐसे समय में जब चीन खुद बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी बहुत सारे संकट से गुजर रही है, कोरोना का संकट भी है, चीन ने इस तरह का ये जो कदम उठाया है ये बहुत ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है कि आप हांगकांग को, जबकि 1997 में जब ब्रिटेन ने इसको सौंपा था चीन को, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसमें ये था कि दो तरह के सिस्टम चीन में रहेंगे, एक हांगकांग में और एक बाकी चीन में, मेनलैंड चाइना में। तो ये दो तरह के सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम चल रहा था। अब जो दूसरा सिस्टम है उसमें चाइना चीन फेर बदल कर रहा है अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए, लेकिन जाहिर है कि ये जो दांव है उसको खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी इस तरह से प्रतिक्रिया हुई, अमेरिका को एक और बहाना उस पर दबाव बनाने के लिए मिल जाएगा। इसमें मानवाधिकारों का मसला उठेगा, लोकतंत्र का मसला उठेगा और हांगकांग के साथ किए गए वादों का मुद्दा भी है ही। तो एक बड़ा विवाद आकार ले रहा है और चीनी सरकार के लिए ये आसान नहीं होगा इससे निपट पाना, क्योंकि भारी दबाव उस पर ऑलरेडी है, कई तरफ से है और एक ये नया दबाव आएगा। तो ये अब बीजिंग को समझना है, देखना है कि वो कैसे इसको हैंडल करता है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को संतुष्ट करता है और एक जो शांति हांगकांग में पिछले 2-3 सालों से नदारद है उसकी वापसी हो पाती है या नहीं हो पाती। तो दोस्तों, ये था आज का सुनिए सच। कल की बड़ी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।